अचीवमेंट इतने कम टाइम में आप इससे क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैं इसका क्रेडिट मेरे बचपन से पढ़ाए हुए हर टीचर को, चाहे मेरे स्कूल के टाइम पे, मेरे कॉलेज के टाइम पे, मेरे सीए की प्रिपरेशन के टाइम पे, और मेरे आसपास के सारे सर्कल पे, और मेरे आईएएस के बनने के सफ़र पे जिस कोचिंग सेंटर पे मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे जी सर ने मुझे पढ़ाया, और इसके अलावा मेरे माँ बाप जिनके बारे में उनको क्रेडिट देना भी, क्रेडिट वर्ड भी उनके लिए छोटा हो जाता है। और उस माहौल को, हर माहौल में जहाँ मैं रही, जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया कि नहीं, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि तुम कर सकती हो, मैं सारा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी। सारिका जी, प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, पर ये है कि मैं कुछ अलग सा करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके सारे मैं कर सकूँ, पर मुझे ये लगता है कि मुझ में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग कराती है कि मुझे थकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। और मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो इच्छा है कि मुझे ये चीज़ पाना है, तो वो इच्छा ही मुझे हमेशा आगे लेके जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं मूर्ति पूजक या इस चीज़ों में बिलीव नहीं करती, पर मैं ये मानती हूँ कि गॉड अगर है तो एक ऊर्जा के नाम पे, एक शक्ति के नाम पे है, जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जो हमारे कर्मों के साथ चलता है और हमें मोटिवेट करता है कि आप जिस तरीके से कर्म करोगे आपको उसकी वैसी फल मिलेगी। तो मुझे वो मोटिवेट करता है कि आप हमेशा अच्छा करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, थको मत। और ये चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही कि नहीं, मुझे एक अच्छी दिशा की तरफ जाना है। सारिका जी, मोटिवेशन के बारे में आपने बात की। आप रूरल एरिया से हैं। एक रूरल एरिया के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, उसके बावजूद आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। इसके बारे में हमें बताइए कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नो डाउट आई बिलोंग्स फ्रॉम रूरल एरिया। मुझे जब पोलियो हुआ था, मैं 2 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था। मेरी राइट बॉडी काम करना बंद कर दी थी। 4 साल की एज में मुझे स्कूल भेजा गया, तो किसी भी स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि उनके हिसाब से इस टाइप के बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिली, उनके लिए स्टडीज़ या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद, अप्रोच करने के बाद फाइनली मुझे एक स्कूल में एडमिशन मिला। फिर उसके बाद मेरे स्कूल का सफ़र नॉर्मल चला, कॉलेज का भी रूरल एरिया में बोल सकते हैं, या उस एरिया में थोड़ी कॉलेज की जो बाकी जगह यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है वैसे स्कूल वहाँ पे या वैसे कॉलेज वहाँ अवेलेबल नहीं थे, जो थोड़ी मन में टीस रहती थी कि हम भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, वो कभी पूरी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैंने सीए का सफ़र कंप्लीट किया, और फिर आईएएस बनना उस समय ऐसा लगता था एक जैसे एक आम इंसान के लिए लंदन में जाकर रहना। तो जिस समय मैंने सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है, उस समय जब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि लोगों को बताना पड़ा कि आईएएस क्या चीज़ होती है, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि रूरल एरिया में आप रह रहे तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी, लाइक मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, आपको कोचिंग सेंटर नहीं मिलेंगे, इनिशियली घर वाले या पेरेंट्स आपको परमिट नहीं करेंगे कि आप बड़े एरिया पे या सिटीज़ पे जाके अकेले रह के पढ़ाई करो। पर अल्टीमेटली ये मैं मानती हूँ कि शायद ये रूरल एरिया ही मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इस फील्ड में आगे आना है। ये रूरल एरिया ही मुझे हमेशा यूनिटी प्रोवाइड किया कि नहीं, मुझे उनके लिए काम करना है। ये रूरल एरिया ही मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं सारिका, तुम कर सकती हो। तो मैं ये मानती हूँ कि रूरल एरिया मेरे लिए हर्डल नहीं बना, वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पावर बना। आपके लिए स्ट्रॉन्ग पावर बना, पर जो बाकी लोग रूरल एरिया में हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, क्या वो आईएएस का सपना देख सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं घर बैठे बिठाए? जी सर, बन सकते हैं। आईएएस कभी भी कोई सिटी नहीं बनाता है, कोई मेट्रो सिटी नहीं बनाता है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनाता है। आईएएस एक सर्विस है, ये कोई इंटेलिजेंसी का एग्ज़ाम नहीं है। आपको एक सर्विस करनी है, उस सर्विस का तरीका ये कि इस सर्विस को बहुत लोग करना चाहते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास समस्या हो जाती है कि इन बहुतों में से कम को कैसे चूज़ किया जाए। तो उन्होंने एक टूल रख लिया कि हमें एक एग्ज़ाम रखना है, उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है। तो किसी भी इंसान का अगर बेसिक चीज़ क्लियर है,
वो फ़र्क नहीं पड़ता जो इनिशियली मुझे भी डर लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से नहीं हूँ, बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, मैं चाइल्डहुड से हिंदी मीडियम से हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे करूँगी। तो इस फील्ड में आने के बाद पता चला कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस यूनिवर्सिटी से, किस गाँव से, किस शहर से। ये फ़र्क पड़ता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी लगन से, कितनी मेहनत से कर सकते हैं। अगर रूरल एरिया से आप काम करना चाहते हैं, अगर आपके मन में इच्छा है, तो आपको घर बैठे भी इंटरनेट की सुविधा से आपको सारी क्लासेस मिल सकती है, सारे मटेरियल मिल सकते हैं। इतने कोऑपरेटिव लोग होने के कारण आपको फ़ोन पे गाइडेंस मिल सकता है। तो मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि रूरल एरिया या फिर जिस एरिया पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ के बच्चे IAS बन सकते हैं। सारिका जी, आप IAS की तैयारी के लिए दिल्ली आई। दिल्ली में अपने सफ़र के बारे में बताइए। IAS की तैयारी के लिए ही मैं दिल्ली आई थी, और जिस दिन मैं पहली बार दिल्ली में कदम रखी थी तो थोड़ा मैं सकपका गई थी कि यार इतने बड़े रोड हैं, इतने चौड़े रोड हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो में सफ़र करना है, तो वो संभव मुझे फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम होता था। कोचिंग सेंटर में मतलब 3-3 4-4 फ्लोर होती थी, लिफ्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो मुझे इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और मुझे प्रॉब्लम बोलने से एक पहला डर होता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्या मैं डेली इतने दूर 4 किलोमीटर दूर डेली ऑटो में आ जाऊँगी या नहीं पाऊँगी, ये इनिशियली डर होता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा और भी बच्चे हैं, और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सब अकेले कर रहे हैं, और उनके में कहीं भी सिकन नहीं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, जो मैंने डिटरमाइन किया है उसके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँ कि मैं दिल्ली के सफ़र में मैंने बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटरों के चक्कर नहीं लगाए कभी भी। मैंने ये सोचा था कि मुझे किसी भी एक आदमी को फॉलो करना है, जैसा उसने बोल दिया वैसे ही बात माननी है। अगर वो दिन बोलता है तो दिन, रात बोलता है तो रात, भले उसके अगेंस्ट में पूरी दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो करना है। इसी नाम पे मैंने कोचिंग सेंटर यहीं आके ज्वाइन किया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, या बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ नहीं आते थे। मैंने अगेंस्ट द मेजॉरिटी मैंने रूल फॉलो किया कि नहीं, मुझे वो ज्वाइन करना है। एस्पायर कोचिंग सेंटर के बारे में मुझे न्यूज़पेपर से पता चला, मैं आई वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ से सीखी। मतलब बोल सकते कि तीनों शेड्यूल, मतलब प्रीलिम्स जो होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तीनों का सफ़र मैं वहीं पे कोचिंग सेंटर पे बैठ के कंटिन्यूस करती रही। डर के करे, हार के करे, रो के करे, हंस के करे, मैंने सफ़र वहीं से शुरू किया और सफ़र वहीं पे ख़त्म किया। यही मेरा दिल्ली का सफ़र है। आपने एस्पायर IAS का नाम लिया, व्हाट बेनिफिट्स डिड यू गेट फ्रॉम एस्पायर? एस्पायर जैसा नाम है ना कि इंस्पायर करता है, वैसे ही एस्पायर है कि ये लोगों को ये नहीं बोलता कि मैं आपको पास करा दूंगा, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, या मैं आपको इंटेलिजेंट बना दूंगा। ये लोगों को बोलता है कि अगर आप रहोगे यहाँ तो आपको मोटिवेट होते रहोगे, आप अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगे, और जो आपकी स्ट्रेटेजी जो आपको चाहिए इस फील्ड को क्लियर करने के लिए, आपको वो चीज़ मिलेगा। मैंने यहाँ एस्पायर ज्वाइन किया फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी से किया था। तब मैंने चीज़ों को फर्स्ट टाइम, जब इनिशियली आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, दैट टाइम आई जॉइन द एस्पायर, एंड दैट सर नोज मी वेरी वेल दैट सारिका इज़ नॉट एबल टू स्पीक। तो उनका मेन एम्फेसिस रहता था कि कैसे मैं उनके वीकनेस को हर्ट करूँ, कैसे इसके वीकनेस को पॉइंट करूँ कि ताकि वो उस चीज़ से बाहर करें। वो इस चीज़ से बाहर करते रहे, लास्ट में ये हालत होगी कि मुझे हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्पायर ने मुझे हर चीज़ से लेके, मतलब लाइफ के हर चीज़ों को उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ाई का तरीका कैसा है, चीज़ों को याद कैसे करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी होती है कि जैसे कम्युनिटी, किचन कम्युनिटी कि लोगों के आसपास के लोगों को कैसे बेनिफिट दिया जाए, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। स्पोर्ट्स डे होता था कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, खेलना भी है। एंटरटेनमेंट डे भी होता था। फिर हमारे टूर भी हुए थे कि हमें ऋषिकेश लेके जाया गया। तब मुझे पता चला कि मेरे में क्या क्या फिजिकल डिसेबिलिटी फर्स्ट टाइम हुआ कि मुझे इस एरिया में भी वर्क करना है। कभी पढ़ाई के समय मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। जब मैं हिल एरिया पे गई तो मुझे पता चलता अच्छा मेरे पे ये वीकनेस है, मुझे इस पे काम करना है। फिर गोवा जैसे एंटरटेनमेंट टूर पे लेके जाया गया, तो वहाँ पे हमें पढ़ाई के बाद नए फ्रेंड्स लोग मिले, तब हमें फील हुआ कि ये भी लाइफ होती है, ऐसे डायरेक्ट भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने 1 साल जो दिल्ली के सफ़र में मैंने जो स्पेंड किया, 6 महीने मैंने पढ़ाई की और 6 महीने एंजॉयमेंट किया है। सारिका जी, स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। प्रीलिम से लेके जो पर्सनैलिटी टेस्ट का सफ़र होता है उसे एक्सप्लेन करिए, उसकी तैयारी कैसे की जाए और उसमें कैसे सक्सेस पाई जाए। मेरा ये मानना है कि
सबसे पहले लोग मिसकंसेप्टेड होते हैं या गलत समझ लेते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम बहुत बड़ा हुआ है। आईएएस का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एक इंसान की इनर फीलिंग बताती है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, वही चीज़ को डिटरमाइन करता है। नॉर्मली आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि मैं वेलफेयर, लोगों का भला करना चाहता हूँ, सोशल वर्क करना चाहता हूँ इन स्पाइट ऑफ स्टेटस एंड पावर। तो मैंने यही बोला कि एक यूपीएससी है जो एक एम्प्लॉयर है, जो गवर्नमेंट का काम कर रही है एज ए एम्प्लॉयर, उनको एम्प्लॉय रिक्रूट करना है जिसमें हम आईएएस बनना चाहते हैं, यानी हम सर्वेंट बनना चाहते हैं या हम जॉब करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर हमसे बस एक नॉर्मल से एग्ज़ाम लेता है। उस नॉर्मल से एग्ज़ाम के लिए उन्होंने एक छोटा सा सिलेबस बनाया है जो हमें देखने से बहुत बड़ा सिलेबस लगता है। उनका तरीके से उन्होंने एक सिलेबस बनाया कि भाई आप ये सिलेबस प्रिपेयर करो और ये एग्ज़ाम दे दो, इफ़ यू हैव क्लियर्ड देन यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अब हमारे साथ ये होता है कि हम उस सिलेबस के चक्कर में अपनी पूरी पर्सनालिटी को दान कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम रियलिटी में क्या थे। हम हमेशा उसको देख के डरते रहते हैं, यार ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। उसकी बोझ को हम डर डर के अपने उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं और अपनी रियल पर्सनालिटी को खो देते हैं। जब मुझे आज, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही, मैं अपनी एक्सपीरियंस को बता रही हूँ कि मैंने क्या देखा था। मैं भी अपने आप को 2 साल में एकदम डरी सी, सहमी सी, बैठी सी लड़की रहती थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम ये भूल गए कि हम एग्ज़ाम या इंटेलिजेंट बनने के लिए नहीं आए कि हमें दुनिया की सारी चीज़ों का नॉलेज होना, ये हमारा नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। और एग्ज़ाम का मतलब भी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर को बेसिक क्या क्या चीज़ें जाननी होती है। बेसिक चीज़ें, अगर आप किसी एरिया में हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि बेसिक मलेरिया क्या होता है, मलेरिया अगर हो जाता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको कैसे प्रिकॉशन लिया जाए। अगर आप नक्सलाइट प्रोन एरिया में तो आपको पता रहना चाहिए नक्सलिज्म क्यों आया है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल उसके बीच में क्या सोल्यूशन निकाल सकता है। अगर आप बॉर्डर एरिया पे रहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि हमारी बॉर्डर कंट्रीज़ क्या हैं, उनके साथ रिलेशन क्या है, उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से यूपीएससी ने कुछ जनरल चीज़ें बताई है कि ये जनरल अवेयरनेस चाहिए, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। तो ये यूपीएससी यही कहता है कि आपको कोई भी चीज़ों की जनरल अवेयरनेस हो और जनरल स्टडीज़ ही करनी है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट, जैसे हम अपने फील्ड से आए थे, हम आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम टेक्निकल बैकग्राउंड से, हमें कभी पता ही नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है, स्कीम क्या होती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कि यूपीएससी भी कोई कंडक्ट करती है एग्ज़ाम। तो जीरो से हम लोग इस फील्ड में हैं, तो हमें पता चला कि हमको एक नॉर्मल आदमी बनाना चाहता है कि ताकि हम सर्वेंट बने लोगों के लिए, तो लोगों के लिए काम कर सकें। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी स्ट्रेटेजी मैं यही मानना चाहूँगी कि जो सिलेबस है उसको, उसके फैक्ट को समझे कि ये एक जनरल चीज़ें हमें बताना चाहती है। हमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना है या फिर फिलोसोफर बनना है, ये नहीं चाहती है। जनरल सी चीज़ें हैं, आपको विद इन द टाइम क्लिक करके लिखना है। सारिका जी, आपने कौन कौन सी बुक रेफ़र की पीटी के लिए या मेंस के लिए, और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपने कैसे तैयारी की? पीटी के लिए मैं ये मानती हूँ कि जो यूपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो बच्चों के बेसिक नॉलेज को चेक करता है। वो सारी हमें जो स्कूल में हमने पढ़ाई की थी वो वापस हमें रिकॉल कराया जाता है इस फील्ड में। तो मैं मानती हूँ कि पीटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटीज़ जो होती हैं स्कूल की, वो बहुत 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 ही ज़्यादा सफिशिएंट है। मेंस के लिए यूपीएससी ने इस साल बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाया है। उन्होंने पूरा टू द स्पेसिफाई, मतलब उन्होंने डिटेल में बता दिया कि सिर्फ आपको ये चीज़ें जाननी है। तो अगर आप उस कंटेंट को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो उन्होंने स्पेशली बता दिया कि हमें मेंस में ये जनरल स्टडीज़ ये पॉइंट चाहिए। तो मैंने एस्पायर कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। उन्होंने जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, 4 मॉड्यूल उन्होंने बना के दिए थे। और उसके बाद उन्होंने हमें गाइडेंस प्रोग्राम रखा था ताकि हमें एसए वगैरह में और लैंग्वेज क्वालिफाई करने में हेल्प हुआ। और पीटी के लिए मैं मानती हूँ कि जो हम मेंस के टाइम जो एक डीए फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करके देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीटी का मतलब है पर्सनालिटी टेस्ट, कि वो आपसे नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं। नॉलेज का जजमेंट तो आपके पीटी और मेंस में हो जाता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में वो देखते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे सोचते हो, आप क्राइसिस की सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो, आप अपने बारे में कितना जानते हो, आसपास के जो जितने लोगों से मिले उसके बारे में कितना जानते हो। और अगर आप, और जितने क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं वो उसके कभी भी कोई सही और कोई गलत आंसर नहीं होते, बस वो आपका नज़रिया देखना चाहते हैं कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हो। तो मैं ये मानती हूँ कि पूरे इस फील्ड में यूपीएससी या फिर आपके पूरे लाइफ टाइम
सिर्फ एक चीज़ काम करते हुए आपकी पॉजिटिवनेस, कि किसी भी चीज़ में आप कितना पॉजिटिव रखते हो। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर पॉजिटिव रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस को पाएंगे। सारिका जी, आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे आईएएस ऑफिसर से नहीं, किसी सिविल सर्वेंट से बात की जा रही हो। We once again congratulate you and wish you all the best in the service of Mother India. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू।